ओके तो हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं वेरिएबल्स को और डाटा टाइप को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेरिएबल्स की। ए वेरिएबल इज ए स्टोरेज लोकेशन इन ए मेमोरी विच कैन होल्ड डेटा। मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन है, एक जगह है जहां पे वो वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है। एवरी वेरिएबल हैज ए टाइप, ए नेम, ए वैल्यू। हर वेरिएबल में ये तीन चीजें लाजमी होती है, एक टाइप, एक नेम, एक वैल्यू। टाइप की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे नेम की और वैल्यू की। तो ये हमारे पास एक कोडिंग स्क्रीन है जहां पे हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं और मान लो ये हमारी क्या है, मेमोरी है। तो हम कोडिंग स्क्रीन में लिखते हैं a इज इक्वल टू 5। अब इस इज इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर कंप्यूटर में आप इज इक्वल, अगर सिंगल इज इक्वल आए तो इसका मतलब है जो राइट साइड वाली ये जो 5 वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है जो लेफ्ट साइड पे डिक्लेयर है। और अगर डबल इक्वल का साइन है तो इसका मतलब होता है कि a बराबर है 5 के। ठीक है, ये याद रखना। ये जो सिंगल इज इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो एक्चुअल इज इक्वल का साइन होता है वो डबल होता है। जब आप डबल इज इक्वल लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि a बराबर है 5 के। ठीक है, तो ए वेरिएबल ए नेम, तो ये जो आपको a नजर आ रहा है ये वेरिएबल का नेम है। और ए वैल्यू, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ये उस वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपनी कोडिंग स्क्रीन के ऊपर a इज इक्वल टू 5 लिखा तो आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर a नाम का एक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, स्टोरेज लोकेशन इन ए मेमोरी। तो यही वो स्टोरेज लोकेशन है और इसकी वैल्यू क्या है, 5। तो इसके अंदर फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो मैंने मान लिया एज इज इक्वल टू 20, यानी कि जो एज की जो वैल्यू है वो 20 है। तो एज क्या हुई, उस वेरिएबल का नेम हुआ, और 20 क्या हुई, उस वेरिएबल की वैल्यू हुई। तो जैसे ही मैंने ये किया तो एस हमारी मेमोरी में भी क्या बन गई, एक एज नाम की स्टोरेज लोकेशन बन गई और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 20। तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली हमारी वेरिएबल। क्या होती है, एक मेमोरी में एक स्टोरेज लोकेशन होती है जो किसी डेटा को होल्ड करती है। तो ये स्टोरेज लोकेशन है, तो इसने क्या होल्ड किया हुआ है, 5 वैल्यू को। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। टाइप की हम बाद में बात करेंगे, याद रखना। तो अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है a इज इक्वल टू 5, अब इसको हम ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, उसके कुछ रूल्स हैं। अब हम उन रूल को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला रूल क्या है, मस्ट बिगिन विद ए लेटर। या तो वो कैपिटल ए से जी तक होना चाहिए या फिर स्मॉल ए से जी होना चाहिए, और अंडरस्कोर। अब ये या तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए लाजमी तौर पे। इसके अलावा अगर आप वेरिएबल को स्टार्ट करते हो तो वो वेरिएबल गलत होगा, वो सिंटैक्स एरर देगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 10, तो क्या ये बताओ ठीक है। देखो हमारा असूल क्या कहता है, या तो वो a से z होना चाहिए स्टार्ट या फिर अंडरस्कोर से। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो a से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देख लेते हैं, ये अंडरस्कोर एज, तो क्या ये ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर से। देखो ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये अंडरस्कोर का, तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये भी क्या है हमारा, ठीक है। वैल्यू को भी छोड़ो, सिर्फ हम नेम को देख रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और डिक्लेयर कर दिया, कैपिटल ए बी से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये ठीक है, कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हमारा असूल क्या, लाजमी इससे स्टार्ट हो। तो हाँ बिल्कुल, ये देखो ए से जी उसने बताया हुआ कि इससे स्टार्ट कर सकते हो, तो हमने उसी से किया है, तो ये क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल 2a, तो देखो हमारी कंडीशन को, क्या वो लेटर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं वो तो एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं वो तो एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर क्या ये ठीक है रूल के मुताबिक, नहीं ये गलत है, आप इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा। तो ये तरीका फिर क्या हुआ, गलत हुआ। उसके बाद हमने एक और, अब जो हम 2 था ना, हमने सिर्फ 2 को उधर किया है, तो क्या ये ठीक है, देखो हमारी कंडीशन के मुताबिक ये ठीक है। वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एक लेटर से। तो जब लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे लिए वो क्या है, ठीक है, रूल बोल रहा है वो ठीक।
ठीक है। दूसरी चीज, कैन नाउ स्टार्ट विद ए डिजिट, तो देखो जब हमने डिजिट से स्टार्ट किया था 2a से, तो वो क्या हो गया था, गलत, तो हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद रूल नंबर 3, कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली, इस वेरिएबल के अंदर तीन चीजें शामिल हो सकती हैं, लेटर यानी एबीसी के अल्फाज, डिजिट्स नंबर, और उसके बाद तीसरी जो चीज होती है वो है अंडरस्कोर। ठीक है, ये वाला साइन जो आपको नजर आ रहा है इन तीन चीजों से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो A1 B2 मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, एक लेटर से, पहली कंडीशन ठीक है। उसके बाद एक 1 आ रहा है, तो देखो दरमियान में आ सकता है, ठीक है, आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल B है, वो भी आ सकता है, और उसके बाद 2 है, वो आ सकता है, मतलब ये क्या हुआ, फिर ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद योर एज, क्या ये वेरिएबल ठीक है, उसने बोला था किस किस पे मुश्तमिल होता है, अंडरस्कोर आ सकता है, तो देखो ये दरमियान में अंडरस्कोर आया हुआ है, तो मतलब ये भी हमारा वेरिएबल क्या है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है, नो स्पेशल करेक्टर अलाउ, ये जो आपको साइन नजर आ रहे हैं, एट द रेट, हैश, डॉलर का साइन, ये क्या है, स्पेशल करेक्टर है। अगर आप इनको डालोगे तो फिर क्या आएगा, एरर आएगा, आप ये नहीं डाल सकते। तो देखो मैंने क्या किया, A@BC, तो क्या ये ठीक है, नहीं ये गलत है, उसने कहा नो स्पेशल करेक्टर, तो देखो यहाँ पे एट द रेट मैंने डाला, तो ये फिर क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये अलाउ नहीं है, इससे एरर आएगा। दूसरे नंबर पे डॉलर, उसके बाद मैंने डॉलर का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू 10, क्या ये ठीक है, नहीं ये भी ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक डॉलर का स्पेशल करेक्टर आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा, इस बात की इजाजत नहीं होगी कि आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें। ठीक है। उसके बाद 5, नो स्पेस अलाउ इन ए वेरिएबल नेम, अब देखो यहाँ पे योर लिखा मैंने और दरमियान में स्पेस डाल दी और एज, तो क्या ये ठीक होगा, नहीं होगा, उसने बोला नो स्पेस, तो मैंने यहाँ पे क्या, दरमियान में यहाँ पे देखो स्पेस डाली हुई है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सिंटैक्स एरर होगा अगर आप इस तरह से करोगे। उसके बाद मैंने दोबारा से एक वेरिएबल बनाया, ए स्पेस बी, तो क्या ये ठीक है, देखो स्टार्ट तो ए से ही हो रहा है, लेकिन दरमियान में क्या है, स्पेस, तो जब भी स्पेस आ गई तो वो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ठीक कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6, कैन नॉट यूज C++ कीवर्ड्स, अब पहले आपको जानना होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। Keywords in a C++ are predefined reserved words that are having special meaning in a compiler, यानी कि ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसने C++ लैंग्वेज बनाई है, उसने उन लैंग्वेज के अंदर उन अल्फाज का मतलब पहले से ही डाल दिया है। जैसे ही आप उन अल्फाज को लिखोगे, कंपाइलर को पता है मैंने क्या करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होती है ना, उन्हें पहले ही पता होता है हमें क्या करना है, इसी तरह इन अल्फाज का मतलब पहले से ही डिफाइन है। अगर आप इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो आपको एरर देगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे पता है मैंने इनका क्या करना है, आप क्यों इनका मतलब चेंज कर रहे हो। ठीक है। They are used to perform specific operation and cannot be used as a variable name. इनका मकसद पहले से ही डिफाइन है, जिसने C++ बनाई है उसने इनका मतलब उसके अंदर डाल दिया है, तो आप इसको वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर इस्तेमाल करोगे तो एरर आएगा। ठीक है। तो अब देखो, कैन नॉट यूज C++ कीवर्ड, तो जैसे ही मैंने क्या लिखा, मेन इज इक्वल टू 10, अब मेन क्या है, एक कीवर्ड है, ये ऊपर देखो ये सारे के सारे कीवर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, टोटल जो C++ के अंदर है वो 95 कीवर्ड्स हैं। तो अब जैसे ही मैंने मेन लिखा, मेन इज इक्वल टू 10, अब मेन देखो इंट मेन हमारा फंक्शन है, तो वो क्या है, हमारा मेन जो एक कीवर्ड है, तो आप इसको जब लिख के यहाँ पे इज इक्वल टू वेरिएबल डिक्लेयर करके इज इक्वल टू 10 करोगे, तो वो बोलेगा भाई मुझे पता है मेन का क्या काम है, आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसके मकसद को तब्दील कर रहे हो जिस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इफ IF लिख के इज इक्वल टू 10 करोगे, तो ये इफ जो है हमारा कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है ये कीवर्ड, तो अगर आप इसका मकसद चेंज करते हो तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते। ठीक। उसके बाद आता है केस सेंसिटिव, अब जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब अब ये a है, a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 10, अब देखो ये भी a है ये भी a है, तो फिर यह क्या एक वेरिएबल है,
नहीं, ये दो कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि जो हमारा स्मॉल ए है और जो कैपिटल ए है ये दोनों अलग अलग कंसिडर होंगे। हमारा जो कंपाइलर है वो इस चीज को पहचानता है कि भाई ये छोटा ए है, ये बड़ा ए है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह से आपने इसको डिक्लेयर किया है उसी तरह से आपको इसको एक्सेस करना होगा। आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्मॉल ए और एक्सेस करते हो कैपिटल ए से, तो एरर आएगा, ठीक है। वो कहेगा मुझे नहीं पता ये कैपिटल ए क्या है, क्योंकि आपने क्या डिक्लेयर किया हुआ था, स्मॉल ए। तो जब कैपिटल से एक्सेस करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डेटा टाइप। ए डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा आर वेरिएबल कैन स्टोर। अब ये हमारी क्या थी, कोडिंग स्क्रीन थी और ये थी हमारी मेमोरी। अब कोडिंग स्क्रीन के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे जिसका नाम था ए और उसकी वैल्यू थी 5, ठीक है। एक चीज हमने छोड़ी थी जिसको मैंने बोला था कि एक वेरिएबल की टाइप भी लाजमी होती है। एक होता है नेम, एक होती है वेरिएबल और एक होती है टाइप। ये तीनों चीजें हर वेरिएबल की लाजमी होती हैं। तो अब हम उस टाइप की बात करेंगे। अब जो बेसिक टाइप हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती है इंटीजर। इंटीजर्स में हमारे जितने भी कंप्लीट डिजिट होते हैं, जिस तरह के 2 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, -1 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में जितने भी हमारे पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो आते हैं, जैसे 3.4, 2.4, -3.7, -3.14, ये सारे के सारे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी कैरेक्टर्स वैल्यूज, इसमें हमारे पास स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल टी, ये सारी वैल्यूज आती हैं हमारे कैरेक्टर्स में। उसके बाद आ जाती है हमारी बुलियंस टाइप। बुलियन में दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स, ठीक है। तो अब ये हमारा वेरिएबल था। वेरिएबल हमारा क्या था, ए, और उसकी वैल्यू क्या थी 5। तो अब इसकी टाइप क्या होगी, अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यूज से ये मैच कर रही है। देखो ये वैल्यूज इंटीजर 2, 4, 5 यानी इनसे ये मैच कर रही है। तो इसकी टाइप भी क्या होगी, फिर इंटीजर होगी। और इंटीजर को जो लिखने का तरीका है वो हम इंट करके लिखते होते हैं। तो फिर स्टार्ट में सबसे पहले इसकी क्या आएगी, टाइप आएगी। तो अब देखो ये कंप्लीट वेरिएबल बन गया, ये टाइप हो गई, ये उसका नेम हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। मेमोरी में वही जो हमने बात की थी, स्टोरेज लोकेशन बन जाती है और उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो गई। जब आपने इंट उसकी टाइप डिक्लेयर कर दी, अब आप इसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। और वैल्यू से मुराद पॉइंट वाली वैल्यू अब आप स्टोर नहीं करवा सकते। इसी तरह कैरेक्टर वैल्यूज को भी स्टोर नहीं करवा सकते और इसी तरह ट्रू फॉल्स को भी इस स्टोरेज के लोकेशन के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने अब डिफाइन कर दिया कि ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह एज, अब एज है इज इक्वल टू 20, तो बताओ इसकी टाइप क्या होगी। यहाँ पे देखो तो कंप्लीट डिजिट है, मतलब इसकी भी टाइप क्या होगी, हमारी इंट ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक और, तो इसका भी बॉक्स बन गया मेमोरी में और इसके अंदर इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हाइट, अब ये खुद सोचने वाली बात है। अब पता होना चाहिए हाइट हमेशा पॉइंट्स में आ जाती है, ज्यादातर चांसेस पॉइंट में ही होते हैं। तो जो आपने इसकी टाइप डिक्लेयर करनी होती है वो वैल्यूज के हिसाब से आपने खुद अपनी लॉजिक्स बनानी है, ठीक है। अब जिस तरह एज थी, एज हमेशा कंप्लीट नंबर में बताई जाती है, 12 ईयर ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड। लेकिन हाइट हमेशा पॉइंट्स में बताई जाती है, ठीक है, 5.1, 5.2, 6। तो उस हिसाब से आपने इसकी डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो अब हाइट हमेशा ज्यादातर जो होती है वो पॉइंट्स में होती है, 5.6। तो देखो कौन से नंबर्स में लाई कर रहे हैं, देखो 3.4 क्या इसमें कर रहा है इंटीजर में, नहीं, यहाँ पे कंप्लीट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में देखो, हाँ यहाँ पे पॉइंट्स वाले नंबर है, तो फिर इसको जो लिखने का तरीका है वो है फ्लोट। तो फिर इसकी टाइप क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्लोट। तो अब इसके अंदर अशारिया वाली वैल्यूज ही स्टोर होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, ये इसका बॉक्स बन गया और ये वैल्यूज है। उसके बाद जेंडर, ठीक है। अब जेंडर देखो क्या स्टोर कर रहा है, एक करेक्टर को स्टोर कर रहा है, एक एबीसी के अल्फाज को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे कौन किस में लाई कर रहा है, ये करेक्टर वैल्यूज में आ रहा है। तो करेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है, CHR। तो इसकी टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगी, CHR, ठीक है। तो इसका भी बॉक्स बन जाएगा मेमोरी में और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, M आ जाएगी, ठीक है। जेंडर बताना था मेल होता है या फीमेल होता है,
तो ये मेल के लिए एम यूज होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंगल। जब हम मैरिटल स्टेटस चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि आर यू सिंगल, यस या नो, दो ही आंसर होते हैं। तो इसी तरह ट्रू का मतलब है यस, नो का मतलब होगा फॉल्स। ठीक है, दो ही वैल्यूज हैं। तो अब देखो ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, बुलियन में, और बुलियन को लिखने का जो तरीका है वो है बूल। तो फिर यहाँ पे डेटा टाइप इसकी क्या आ जाएगी, बूल आ जाएगी। इसी तरह मेमोरी में इसका भी क्या करेगा, स्टोरेज लोकेशन बनेगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेसिक डेटा टाइप। ये और भी डेटा टाइप को डिवाइड किया है बिल्ट इन में, ड्राइव में, यूजर डिफाइन में और टाइप मॉडिफायर्स में। तो जैसे जैसे हम मजीद आगे बढ़ेंगे इनको हम देखते जाएंगे। बेसिक जो थी वो हमने अभी देखी है। अब हम एक प्रोग्राम लिखने लगे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे और फिर उसकी आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो ये हमारी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हमारा नेम स्पेस है, ये हमारा मेन फंक्शन है, और हमारा जो कोडिंग होती है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल क्या है, एज नाम से, और एज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 25। देखो अब नंबर है ना, तो देखो मैंने इसकी टाइप भी क्या रखी है, इंट रखी है। ठीक है, ये टाइप आपने डिसाइड करनी है, नेम आपने डिसाइड करना है। ठीक है, वैल्यू आपने डिसाइड करना है, उस वैल्यू को हिसाब से उसकी टाइप आती होती है। ठीक है, अब खुद सोचो कि एज हमेशा कंप्लीट नंबर में बताई जाती है, 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, तो इस वजह से इंट रखी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेमोरी भी बना देता हूँ। तो मेमोरी में क्या बनेगा, एज नाम का एक बॉक्स बन गया और उसकी वैल्यू क्या है 25, वो उसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया पाई नाम से। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 होती है, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू है, तो उसकी डेटा टाइप फिर क्या होगी, फ्लोट होगी। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आएंगी अशारिया वाली या पॉइंट वाली, वो किस में अंदर होंगी, फ्लोट के अंदर आएंगी। तो अब क्या होगा, मेमोरी के अंदर पाई नाम का एक बॉक्स बना, यानी स्टोरेज लोकेशन बनी, और उसकी वैल्यू 3.14 उसके अंदर स्टोर हो गई। थर्ड एक और लिया हमने ग्रेड के लिए। ग्रेड किस में होते हैं, हमेशा करेक्टर होता है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, तो उस हिसाब से उसकी डेटा टाइप क्या हो गई, करेक्टर हो गई। ठीक हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया और ये वेरिएबल की वैल्यू। तो मेमोरी में क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा ग्रेड नाम से, उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, ये जो हमने यहाँ पे राइट की है वो है ए, तो ये आ गई। उसके बाद आता है हमारा बूल, क्या वो पास है या फेल है। ठीक है, अब दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना, पास है या फेल है। तो इस वजह से हमने क्या किया, उसको क्या ले लिया, बूल टाइप ले ली उसकी, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमने ट्रू लिखवा दिया। तो मेमोरी में क्या होगा, इस पास नाम का वेरिएबल बॉक्स बनेगा और उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या, जितने भी वेरिएबल्स थे वो स्टोर करवा लिए, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, इनकी आउटपुट देखनी है। ठीक है, इस अब जो ये आपने ऊपर लिखा है, इससे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा इन वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स को किस तरह से प्रिंट करना है वो आपने देखना है। तो ये तो है मैसेज एज, जिस तरह हमने कल लास्ट क्लास में देखा ना, वेलकम टू C++ प्रोग्राम, ये उसी तरह का मैसेज है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे एज प्रिंट करवानी है, तो एज के लिए मैंने मैसेज रखवा दिया। अब उस एज की वैल्यू को, ये 25, इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करेगा, सी आउट करवाना पड़ेगा। सी आउट का आपको पता है क्या है, एक फंक्शन है आउटपुट जनरेट करवाने के लिए। जब भी हमें आउटपुट चाहिए होगी, हमें ये सी आउट का फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद डबल एंगल ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू को हम देखना चाह रहे हैं। हम एज की को देखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने एज लिख दिया। उसके बाद मैंने एक और सी आउट लिखा, एक और फंक्शन। उसके बाद हमने एंडल, एंडल का मतलब है जो इसके बाद, यानी इस वाली एज के बाद जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। अगर आप नहीं लिखते तो फिर उसी लाइन पे, एक ही लाइन पे सब कुछ प्रिंट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आएगी कौन कौन सी वैल्यू। तो इस वजह बेहतर प्रैक्टिस होती है कि हर एक आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने एंडल लिख दिया। अब मैंने देखो ये 3 लाइनों के अंदर एक छोटा सा काम किया है। अब इन 3 लाइनों को मैं एक लाइन के अंदर भी करवा सकता हूँ। देखो ये तीनों क्या कर रहे हैं, आउटपुट ही जनरेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पाई की वैल्यू है देखना, वो मैं एक ही लाइन के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो सी आउट वैल्यू ऑफ पाई, ये जो एज लिखा था ये सेम वही मैसेज है। ठीक है, पाई के लिए है लेकिन इस दफा। और फिर उसके बाद जो मैंने अलग से सी आउट लिख रहा था, उसके लिए मैंने बस क्या किया, डबल एंगल ब्रैकेट लगा दी।
और फिर यहाँ पे एज लिखा था, मुझे इस दफा पाई की चाहिए तो मैंने उसकी जगह पे पाई। और एंडल के लिए भी मैंने यहाँ पे अलग से लाइन लिखनी पड़ी थी, मैंने सिर्फ डबल एंगल ब्रैकेट लगाई और एंडल लिख दिया। यानी 3 लाइनों का काम अब मैंने क्या कर दिया, एक लाइन में कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट ग्रेड के लिए फिर मैं क्या करूंगा, सी आउट, फिर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, फिर उस ग्रेड का नाम लिखूंगा, फिर एंडल। तो यही मैंने किया, ग्रेड और उसके ग्रेड मैसेज प्रिंट, और ये ग्रेड का वेरिएबल का नेम, और ये हमारी क्या है, एंडल। इसी तरह लास्ट वन रह गया हमारा इज पास, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया, मैसेज प्रिंट करा पास का, उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसके बाद एंडल। ठीक है, अब जब हम इसको प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, अब जब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो कुछ इस तरह से ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी हमारे एडिटर में। अब किस तरह से प्रिंट होगी इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर इन सारी वैल्यूज को रीड करते हुए आएगा, फिर यहां से वो आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ यहीं से हम जनरेट करवा रहे हैं ना आउटपुट, वो तो कोडिंग की हुई है, हमें जो स्क्रीन पर नजर आता है वो सी आउट वाले फंक्शन, सी आउट में जो हमने करवाया हुआ है वही नजर आएगा। ठीक है, वो अंदरूनी पार्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये तो आपने लॉजिक्स बनाई हुई है, आउटपुट आपकी जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सी आउट सबसे पहले फिर क्या होगा, एज, ये मैसेज प्रिंट होगा एज इट इज, तो ये देखो एज यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो सी आउट एज, अब ये एक वेरिएबल है, अब वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल की हमेशा वैल्यू प्रिंट होगी। तो एज की देखो क्या वैल्यू है, वो है 25, यहाँ पे देख लो चाहे मेमोरी में देख लो वो 25 है, तो फिर क्या होगा 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो सेम उसी के बाद प्रिंट हुआ है। उसके बाद आ गया एंडल, अब एंडल लिखने की वजह से अब जो प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। देखो एज इस वाले मैसेज के दरम्यान और इसके दरम्यान एंडल नहीं था, तो वो एक ही लाइन पे प्रिंट हुए हैं। अब एंडल का मतलब नेक्स्ट लाइन पे, तो अब क्या प्रिंट होगा नेक्स्ट हमारा, सी आउट वैल्यू ऑफ पाई, ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, उसके बाद पाई, पाई क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो क्या है 3.14, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, ये देखो स्टोरेज लोकेशन में भी आपको नजर आ रही है। उसके बाद फिर एंडल आ गया, मतलब अब जो प्रिंट होगा फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद ग्रेड, यहाँ पे आ गया कंट्रोल हमारा, तो फिर क्या ग्रेड हुआ, ग्रेड की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, ये देखो बॉक्स में भी बनी हुई, तो अब ए प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सी आउट नेक्स्ट पास, तो पास का जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया। और उसके बाद इस पास, इस पास की वैल्यू क्या है, ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू प्रिंट नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि कंप्यूटर में ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो वन होगा, क्योंकि वन भी क्या है, ट्रू ही है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होगी, इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन पे, वहां पे मैं इस प्रोग्राम को आपको दोबारा से रन करना है। यहाँ पे तो मैंने वन बाय वन हर एक को अलग अलग से प्रिंट किया, वहां पे ये मैसेज एक साथ कंप्लीट प्रिंट होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्राई रन कर दिया कि किस तरह से वर्किंग होगी। ओके ओके, तो ये हमने ओपन कर लिया अपना डेव सी प्लस प्लस का टूल, जिसमें हम अपनी कोडिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फाइल में हम न्यू पे, न्यू से हम जाएंगे सोर्स फाइल, सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगी। अब जो प्रोग्राम हमने अपनी स्लाइड में समझा था हम उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम मैंने पेस्ट कर दिया, सेम प्रोग्राम वही वाला यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने से पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा, तो हम दोबारा से फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देंगे, कोई भी रख लो, मैं वेरी वन लिख देता हूँ, यानी वेरिएबल वन, और यहाँ पे सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अब मैं इसे क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। तो F9 प्रेस कर लो या फिर इस 4 बॉक्स वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मुझे अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है, एरर क्या है, जीरो है, और यहाँ पे वार्निंग भी जीरो है, और ये वो लोकेशन है जहां पे ये स्टोर है। ठीक है, ये देखो वेरी वन नाम से, और ये जितने MB का है, जो इसका साइज है वो ये बताया हुआ है, और कितना टाइम लिया है इसने कंपाइल होने के लिए, वो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली इस विंडो के अंदर आपको नजर आ रही है। कोई एरर होगा वो भी इसी विंडो के अंदर नजर आएगा।
अब कंपाइल हो गया तो मैं अब इसे रन कर लेता हूं। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो वही सेम आउटपुट जो हमने अपनी स्लाइड में देखी थी सेम एक साथ यहाँ पे प्रिंट। वहां पे मैंने आपको 1 बाय 1 ड्राई रन करके समझाया था वहां पे, क्योंकि ये कंपाइलर एक टाइम पे सब कुछ ही स्पीड से प्रिंट कर देता है। तो सेम आउटपुट है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँ वो ये है कि भाई अब देखो यहाँ पे इसको कट कर दूं। अब यहाँ पे देखो, अब ये एज है 25, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .3, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखना ये क्या आउटपुट देती है। एरर नहीं देगी। तो देखो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी हमने क्या यहाँ पे राइट किया हुआ 25.3, तो देखो इसने जो पॉइंट वाली वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू नंबर था उसको स्टोर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंटीजर किसको स्टोर करता है? एक कंप्लीट नंबर को, एक कंप्लीट डिजिट को स्टोर करता है। तो एक कंप्लीट डिजिट को स्टोर किया है, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो उसे समझ नहीं आती, वो उसने स्टोर भी नहीं की। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है, इस तरह से हमारे वेरिएबल काम करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।